नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर विद अवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं लोसेंट सामान्य ज्ञान का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी को जानना भी जरूरी है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सीधे मूल बातों पर आते हैं। संविधान लागू होने के समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी और उसमें क्या बदलाव हुआ? जब संविधान लागू हुआ था ना, तब कुल 7 मूल अधिकार थे। अच्छा, 7 थे? हाँ, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1979 में हुआ था, उसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। मतलब जो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और 19 का था, बिल्कुल सही। उसे हटाकर अब अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसीलिए अब इसीलिए वर्तमान में अब सिर्फ 6 मूल अधिकार ही बचे हैं। ठीक है, 6 बचे हैं। अब अगर सीधे अनुच्छेद 12 और 13 की बात करें तो 12 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 12 के अनुसार ना मूल अधिकार असल में व्यक्तियों का राज्यों के विरुद्ध संरक्षण है। राज्यों के विरुद्ध? और अनुच्छेद 13? अनुच्छेद 13 बहुत अहम है। इसके तहत न्यायालय मूल अधिकारों से असंगत विधियों या कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। मतलब अगर कोई कानून मूल अधिकारों के खिलाफ है? हाँ, बिल्कुल। इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है और इसीलिए अनुच्छेद 13 को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी कहा गया है। प्रहरी? क्या बात है। खैर, अब हम समता के अधिकार पर आते हैं, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 14, क्या कानून सच में सबके लिए बराबर है या इसमें कोई अपवाद है? हाँ, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है। मतलब राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाएगा और लागू करेगा। लेकिन अपवाद हैं। भारत के राष्ट्रपति, राज्यपालों, न्यायाधीशों और लोक प्राधिकारियों को अनुच्छेद 361 के तहत विशेष प्राधिकार प्राप्त हैं। अच्छा, अनुच्छेद 361 के तहत। और अनुच्छेद 15 जो धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव रोकता है? राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा, पर इसमें भी अपवाद हैं। जैसे 15(3) के तहत बच्चों और महिलाओं के विकास के लिए विशेष प्रावधान हो सकते हैं। और पिछड़े वर्गों के लिए भी कुछ है क्या? हाँ ना, 15(4) के तहत सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति या जनजाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। समझ गया। अब अनुच्छेद 16 देखते हैं। लोक नियोजन में अवसर की समता, मतलब सरकारी नौकरी में सबको समान मौका। इसमें क्या अपवाद है? इसमें 16(4) के तहत पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान है। अच्छा, आरक्षण। इसकी कोई लिमिट भी तय है क्या? बिल्कुल। बालाजी वाद में उच्चतम न्यायालय ने अधिकतम आरक्षण सीमा 50% तय की है। 50%, ठीक है। फिर अनुच्छेद 17 आता है, अस्पृश्यता का अंत। हाँ, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये राज्य और नागरिक दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। मतलब कोई आम नागरिक भी छुआछूत नहीं कर सकता? एकदम सही। इसके लिए अनुच्छेद 35 के तहत संसद को कानून बनाने का अधिकार मिला, जिससे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित हुआ। 1955 याद रहेगा। और समता का आखिरी अधिकार अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। हाँ, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। और विदेशी उपाधि के लिए? बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई विदेशी उपाधि नहीं ले सकते। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात है, इसके उल्लंघन पर दंड का कोई प्रावधान नहीं है। अरे, दंड का कोई प्रावधान ही नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं है। ये तो अचरज की बात है। खैर, अब स्वतंत्रता का अधिकार देखते हैं, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? मूल संविधान में 7 थीं, लेकिन संपत्ति का अधिकार हटने के बाद अब 6 हैं। तो वो 6 कौन सी हैं? 19(1) क में वाक और अभिव्यक्ति, प्रेस, सूचना और राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता है। बोलने की आजादी। जी। ठीक है। 19(1) ख में क्या है? 19(1) ख में शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता है। और 19(1) ग? उसमें संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। समिति बनाने की। ठीक है। फिर 19(1) घ क्या कहता है? भारत में सर्वत्र आबाद भ्रमण, मतलब कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। और बसने की आजादी कहाँ है? वो 19(1) ङ में है, भारत में कहीं भी निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, जिसमें जम्मू कश्मीर का अपवाद था,
जैसा स्रोत में बताया गया है। ठीक है, और आखिरी कौन सी है? आखिरी है 19(1)(6), जी, जिसमें कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है। सही है। अब अनुच्छेद 20 की बात करते हैं, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके 4 मुख्य बिंदु हैं। पहला, जब तक कानून का उल्लंघन न हो कोई दोषी नहीं। मतलब बिना कानून तोड़े सजा नहीं मिलेगी। दूसरा बिंदु, दूसरा ये कि अपराध के समय जो कानून लागू था उसी के तहत सजा मिलेगी, पहले या बाद के कानून के तहत नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। तीसरा क्या है? तीसरा है कि एक अपराध के लिए एक से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। और चौथा? चौथा बिंदु ये है कि किसी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब खुद के खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं कर सकते। अनुच्छेद 21 क्या है फिर? अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी को इससे वंचित नहीं किया जाएगा। और इसी में बच्चों की शिक्षा का भी कुछ जोड़ा गया था ना? बिल्कुल, अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ये कब जोड़ा गया था? ये 86वें संशोधन द्वारा साल 2002 में जोड़ा गया था। 2002 में? अच्छा। अब मुझे गिरफ्तारी और निवारक निरोध में अंतर समझना है। अनुच्छेद 22 और निवारक निरोध में क्या फर्क है? अनुच्छेद 22 सामान्य गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है। इसमें गिरफ्तार व्यक्ति को कारण बताना होगा। और उसे पेश करने का समय क्या है? 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के पास पेश करना होगा, जिसमें यात्रा का समय छोड़कर गिना जाता है, और उसे मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार भी होगा। और फिर निवारक निरोध क्या होता है? निवारक निरोध मतलब अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लेना, ताकि अपराध को रोका जा सके। मतलब शक के आधार पर? ऐसा क्यों? ये मुख्य रूप से राज्य की सुरक्षा के लिए होता है। तो निवारक निरोध से जुड़े कुछ कानून हैं, मैं उनके नाम बोलता हूं, आप उनके तथ्य बताइए। पहला है निवारक निरोध अधिनियम 1950। हाँ, इसमें 1 वर्ष की सजा का प्रावधान था और ये 1969 तक रहा। दूसरा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, जिसे मीसा भी कहते हैं, 1971। इसमें 21 माह की नजरबंदी हो सकती थी। ये 1979 में समाप्त हो गया। तीसरा है विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974। हाँ, इसमें 1984 में नजरबंदी बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई थी। फिर है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1983। बिल्कुल। और आवश्यक वस्तु एवं चोर बाजारी निवारण अधिनियम 1980। उसके बाद आता है टाडा 1985। टाड़ा सबसे कठोर कानून था। इसे 1995 में समाप्त कर दिया गया था और इसे समाप्त करने वाला पहला राज्य यूपी था। अच्छा, यूपी पहला राज्य था। फिर पोटा 2002। हाँ, पोटा को 2004 में रद्द कर दिया गया था। और आखिर में यूएपीए 2004 और इसका 2009 का संशोधन। ये संशोधन मुख्य रूप से आतंकवाद और उसकी फंडिंग को रोकने के लिए किया गया था। ठीक है, अब शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं। मानव तस्करी और बाल मजदूरी पर सीधे प्रावधानों की क्या स्थिति है? अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार यानी बिना वेतन काम और बलात् श्रम का निषेध करता है। मतलब जबरदस्ती काम नहीं करवा हाँ, सकते। और इसी के तहत संसद ने बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 और महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1988 बनाए हैं। और अनुच्छेद 24 बच्चों के लिए क्या कहता है? इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने, खदान या जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता। बाल मजदूरी पर रोक। बिल्कुल। और इसी दिशा में 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन भी हुआ। 2007 में, ठीक है। अब हम आखिरी अधिकार पर आते हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 को सीधे बताएं कि ये क्या है? अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता से जुड़ा है। इसके तहत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को बिना बाधा के मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने का पूरा अधिकार है। 26 से लेके 30 तक ये वो अधिकार हैं जो धर्म, संस्कृति और शिक्षा से जुड़े हैं। जी। तो सबसे पहले अनुच्छेद 26 की बात करते हैं, जो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। इसके तहत किसी भी समूह को अपने धर्म के लिए संस्था बनाना, उसका पोषण करना और कायदे कानून के हिसाब से संपत्ति खरीदने की आज़ादी है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अनुच्छेद सिर्फ पूजा पाठ या इबादत करने तक सीमित नहीं है। अच्छा? हाँ,
ये धर्म को एक संस्था के रूप में चलाने का व्यावहारिक अधिकार देता है, जैसे कि जमीन खरीदना या बैंक अकाउंट खोलना या डोनेशन इकट्ठा करना। ये सब अधिकार इसे बहुत ही ठोस बनाते हैं। इसे समझने के लिए एक उपमा लेते हैं। मान लीजिए कोई समूह अपना एक प्राइवेट क्लब चला रहा है, तो अनुच्छेद 26 के तहत वो समूह उस क्लब के नियम खुद तय कर सकता है ना? बिल्कुल। और उसकी संपत्ति का मैनेजमेंट कर सकता है। लेकिन इसके तुरंत बाद आता है अनुच्छेद 27, जो एक बहुत ही सख्त लकीर खींचता है। ये सुनिश्चित करता है कि सरकार उस क्लब को चलाने के लिए किसी भी बाहरी इंसान से जबरन चंदा मतलब टैक्स नहीं वसूलेगी। सही कहा। अनुच्छेद 27 स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिसका पैसा किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए खर्च होना हो। ये जो क्लब वाली उपमा आपने दी ना, ये एकदम सटीक बैठती है। अगर हम इसके पीछे की असल वजह को देखें तो ये भारतीय राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखने का सबसे बड़ा आधार है। वो कैसे? क्योंकि इतिहास में हम देखते हैं कि कई राजा महाराजा धार्मिक कर वसूला करते थे, जैसे कि जजिया कर। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने साफ कर दिया कि भारत सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है। सही बात है। इसलिए आम जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में सरकार के पास जाता है, उसका इस्तेमाल सरकार किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए नहीं कर सकती। और यही सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में भी दिखाई देता है। मतलब अनुच्छेद 28 बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि जो भी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से सरकार के पैसे से चलते हैं, वहां कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हाँ, लेकिन यहाँ एक तार्किक अपवाद भी मौजूद है। अपवाद? कैसा अपवाद? मान लीजिए कोई स्कूल किसी ऐसे ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया है जिसके मूल नियमों में ही लिखा है कि वहां धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। ओके। तो ऐसे में भले ही उस स्कूल का प्रशासन सरकारी क्यों ना देख रही हो, वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। समझ गई। यानी अगर बुनियाद ही किसी धार्मिक ट्रस्ट की है तो वहां छूट है। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 29 और 30 की तरफ। ये दोनों अनुच्छेद विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को बचाने के लिए हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। और अनुच्छेद 30 उन्हें धर्म या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के स्कूल या कॉलेज स्थापित करने और उन्हें चलाने का अधिकार देता है। और इसके पीछे का लॉजिक बहुत गहरा है। मतलब एक लोकतंत्र में फैसले बहुमत से होते हैं, तो हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं बहुसंख्यक वर्ग की संस्कृति या उनकी भाषा अल्पसंख्यक वर्ग को पूरी तरह से निगल न जाए। हाँ, ये तो एक बहुत ही जायज डर है। बिल्कुल। इसलिए अनुच्छेद 29 और 30 सिर्फ उनकी पहचान बचाते ही नहीं हैं, बल्कि अनुच्छेद 30 के जरिए उन्हें अपने खुद के संस्थान खोलने की आज़ादी देते हैं, ताकि वे अपनी भाषा और संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर कर सके। चलिए, अधिकार तो बहुत ही मजबूत मिल गए, लेकिन अब एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है। अधिकार कागज पर तो मिल गए, लेकिन अगर कोई असल जिंदगी में उन्हें छीन ले तो क्या होगा? वही तो। अगर खुद सरकार या राज्य ही अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगे, तो यहीं पर एंट्री होती है अनुच्छेद 32 की, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। और इसी अनुच्छेद की असली ताकत को पहचानते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। क्या बात है! उन्होंने साफ कहा था कि अगर कोई मुझसे पूछे कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवा किसी और अनुच्छेद का नाम नहीं ले सकता। क्योंकि बिना किसी इलाज या उपचार के किसी भी अधिकार की कोई कीमत नहीं होती। बिल्कुल सही। और ये काम कैसे करता है? अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुल जाता है। हाँ। और यही काम अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट भी कर सकता है। ये अदालतें रिट जारी करती हैं। सही कहा। अदालतें 5 तरह की रिट जारी कर सकती हैं। ये रिट एक तरह के बेहद शक्तिशाली आदेश होते हैं। अगर मैं इसे क्रिकेट के मैदान की उपमा दूं, तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास एक अंपायर की सीटी की तरह है। बिल्कुल, बहुत अच्छी उपमा है। जब भी राज्य नाम का खिलाड़ी खेल के नियम तोड़ता है, तो अंपायर तुरंत अपनी सीटी बजाकर खेल को वहीं रोक देता है या गलती सुधारने का आदेश देता है। अच्छा, चलिए इन 5 सीटियों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस रिट का सीधा सा मतलब है शरीर को प्रस्तुत किया जाए।
ये रिट तब जारी होती है जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अदालत सीधे पुलिस या सरकार को आदेश देती है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को एक निश्चित समय और स्थान पर जज के सामने पेश किया जाए। अच्छा। अगर गिरफ्तारी की वजह गैर कानूनी निकलती है तो अदालत उसे तुरंत आजाद कर देती है। मतलब कोई भी सरकार बिना कानूनी वजह के किसी को रातों रात गायब नहीं कर सकती। अब दूसरी सीटी पर आते हैं, परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। अंपायर की उपमा में ये वो सीटी है जब अंपायर किसी फील्डर से कहता है कि तुम मैदान में सो क्यों रहे हो, उठो और अपनी ड्यूटी करो। बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझने का। ये रिट तब जारी की जाती है जब कोई सरकारी अधिकारी या सार्वजनिक संस्था अपना काम ठीक से नहीं कर रही होती है या अपनी ड्यूटी निभाने से मना कर देती है। तो अदालत इस रिट के जरिए उसे अपना कर्तव्य निभाने का सीधा और सख्त आदेश देती है। तीसरी और चौथी रिट अक्सर लोगों को बहुत कंफ्यूज करती हैं। तीसरी है प्रतिषेध और चौथी है उत्प्रेषण। रुकिए, मुझे यहाँ हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है। बताइए क्या कंफ्यूजन है? अगर प्रतिषेध का मतलब किसी निचली अदालत को रोकना है और उत्प्रेषण भी निचली अदालत की गलती सुधारने के लिए है, तो दोनों में बुनियादी फर्क क्या हुआ? दोनों तो एक ही काम कर रहे हैं ना। ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है। इसे टाइमलाइन के हिसाब से समझते हैं। प्रतिषेध तब जारी किया जाता है जब कोई निचली अदालत कोई ऐसा मुकदमा सुन रही होती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे बीच में ही रोक देता है। मतलब ये फैसला आने से पहले की बात है। ओहो, मतलब अंपायर ने बॉलर को गेंद फेंकने से पहले ही रोक दिया कि रुको, तुम बॉलिंग नहीं कर सकते, ये तुम्हारा ओवर नहीं है। बिल्कुल। और उत्प्रेषण तब जारी होता है जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला सुना चुकी होती है। अच्छा, मतलब फैसला हो चुका है। हाँ, तब ऊपरी अदालत उस फैसले को रद्द करने और मामले को अपने पास मंगवाने के लिए ये रिट जारी करती है। यानी गलती होने के बाद उसे सुधारने की प्रक्रिया। अब समझ आया। गेंद फेंकी जा चुकी है, विकेट भी गिर गया है, लेकिन अंपायर ने टीवी रिप्ले देखकर उसे नो बॉल करार दे दिया और फैसला पलट दिया। एकदम सटीक। बेहतरीन। और आखिरी पांचवी रिट है अधिकार पृच्छा। इसका मतलब है किस अधिकार से? जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे सरकारी पद पर बैठ जाता है या काम करने लगता है जिसका वो कानूनी तौर पर हकदार नहीं है, तो अदालत उससे पूछती है कि आप किस हक से इस कुर्सी पर बैठे हैं। और जब तक वो इसका सही कानूनी जवाब नहीं देता, अदालत उसे काम करने से रोक देती है। तो ये वो 5 जादुई चाबियां हैं जो हमारे अधिकारों को महफूज रखती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल पैदा होता है, क्या ये सारे मौलिक अधिकार हमेशा, हर समय और हर इंसान के लिए उपलब्ध हैं? मतलब क्या इनकी कोई लिमिट नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे संविधान निर्माता बहुत यथार्थवादी थे। उन्हें पता था कि अधिकार असीमित नहीं हो सकते। इसलिए संविधान में ये साफ तौर पर बटा हुआ है कि कौन से अधिकार सिर्फ देश के नागरिकों को मिलेंगे और कौन से दुनिया के किसी भी इंसान को। अगर अनुच्छेदों के नंबर देखें तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। हाँ। जबकि कुछ अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को मिलते हैं। जैसे अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। बिल्कुल। लेकिन इतने सारे नंबर याद रखने के बजाय इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत ही सीधा है। कोई भी देश अपने सरकारी संसाधनों और राजनीतिक अधिकारों की गारंटी सिर्फ अपने नागरिकों को दे सकता है। सही बात है। जैसे अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में समानता की बात करता है, या अनुच्छेद 19 पूरे देश में कहीं भी बसने की आजादी देता है। ये अधिकार हम किसी विदेशी टूरिस्ट को तो नहीं दे सकते ना? हाँ, वो तो है। लेकिन जो अधिकार इंसान के वजूद से जुड़े हैं वो सबको मिलते हैं। जैसे अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार देता है, या अनुच्छेद 23 और 24 बंधुआ मजदूरी के खिलाफ हैं। अगर कोई विदेशी नागरिक भारत घूमने आया है तो सरकार उसकी जान मनमाने तरीके से नहीं ले सकती या उसे गुलाम बनाकर नहीं रख सकती। ये बुनियादी मानव अधिकार हैं। लेकिन जब देश पर कोई बड़ा संकट आता है, जैसे कोई युद्ध छिड़ जाए, तब इन अधिकारों का क्या होता है? क्या सरकार के पास इन्हें बंद करने का कोई मास्टर स्विच होता है? हाँ, आपातकाल के समय अधिकारों के निलंबन की एक पूरी प्रक्रिया है। जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, तो अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली आज़ादी
स्वतः यानी अपने आप निलंबित हो जाती है। मतलब इसके लिए कोई अलग से आदेश नहीं निकालना पड़ता। बिल्कुल नहीं, वो अपने आप सस्पेंड हो जाते हैं। और बाकी के अधिकारों का क्या वो भी अपने आप खत्म हो जाते हैं? नहीं, बाकी मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत एक विशेष आदेश जारी करना पड़ता है। मतलब सरकार के पास एक मास्टर स्विच तो है, लेकिन यहाँ इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ आया 44वें संविधान संशोधन के जरिए, जो वर्ष 1978 में पारित हुआ था। जी। इमरजेंसी के कड़वे अनुभवों के बाद इस संशोधन ने तय कर दिया कि अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। मतलब चाहे कितना भी बड़ा युद्ध क्यों न चल रहा हो, किसी इंसान से उसके जीवन जीने का अधिकार उस मास्टर स्विच से भी बंद नहीं किया जा सकता। और ये वर्ष 1978 का संशोधन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक बहुत बड़ी जीत थी। इसने ये स्थापित कर दिया कि राज्य कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, वो एक इंसान की गरिमा और उसके जीवन की अंतिम रक्षा पंक्ति को नहीं तोड़ सकता। अब यहाँ से ये पूरी चर्चा किसी पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म या किसी कोर्टरूम ड्रामा जैसी हो जाती है। हाँ, वो तो है। वर्ष 1951 से लेकर वर्ष 1980 तक भारत में एक बहुत बड़ी कानूनी जंग चली। जंग इस बात की थी कि क्या संसद, जिसके पास कानून बनाने की ताकत है, इन मौलिक अधिकारों को हमेशा के लिए बदल सकती है या खत्म कर सकती है। और ये पूरी लड़ाई अनुच्छेद 13(2) के इर्द गिर्द घूमती है। अच्छा। अनुच्छेद 13(2) बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो इन मौलिक अधिकारों को कम करता हो या छीनता हो। अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो अदालत उसे खारिज कर देगी। तो एक तरफ संसद है जो जनता की चुनी हुई आवाज है और खुद को सबसे ऊपर मानती है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है जो संविधान का रखवाला है। बिल्कुल। तो चलिए इस रोमांचक कोर्टरूम ड्रामा की टाइमलाइन देखते हैं। इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1951 में शंकरी प्रसाद मामले से। ये मामला पहले संविधान संशोधन के खिलाफ आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद की संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है वो बहुत व्यापक है। हाँ। इसलिए संसद मौलिक अधिकारों में भी बदलाव कर सकती है। तो इस पहले राउंड में संसद की जीत हुई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया वर्ष 1967 में गोलकनाथ मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया और एक बहुत ही कड़ा रुख अपनाया। हाँ। अदालत ने कहा कि मौलिक अधिकार इतने पवित्र हैं कि संसद उनमें कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो उन्हें कम करे। फुल स्टॉप। अब संसद चुप कैसे बैठती? हाँ। वर्ष 1971 में 24वां संशोधन लाया गया। संसद ने सीधे तौर पर नियम ही बदल डाले। अरे बाप रे। उन्होंने संविधान में लिख दिया कि संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से यहां तक के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की असीमित शक्ति है। और तो और जब ऐसा कोई बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर लगाने के लिए बाध्य होंगे। ये तो सीधा टकराव था। हाँ। संसद कह रही थी हम सर्वशक्तिमान है और अदालत कह रही थी संविधान सर्वशक्तिमान है। फिर आता है वर्ष 1973 और वो ऐतिहासिक केस जिसने भारत का भविष्य तय कर दिया, केशवानंद भारती मामला। ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे अहम मुकाम है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा बीच का रास्ता निकाला जो अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक था। वो क्या था? अदालत ने माना कि हाँ, संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। ये मूल ढांचे वाली बात बहुत ही जीनियस थी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर संसद को एक घर मतलब संविधान को रेनोवेट करने का ठेका मिला है तो वो उस घर की खिड़कियां बदल सकती है, दीवारों का रंग बदल सकती है, लेकिन वो उस घर की नींव को नहीं तोड़ सकती। अगर नींव टूट गई तो घर ही गिर जाएगा। एकदम सही। लेकिन संसद ने इस मूल ढांचे के सिद्धांत को भी चुनौती देने की कोशिश की। वर्ष 1976 में आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन लाया गया। अच्छा। इसमें संसद ने साफ लिख दिया कि उसकी संशोधन करने की शक्ति की कोई सीमा नहीं है और किसी भी अदालत में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब अंपायर से सीटी छीनने की कोशिश। लेकिन अदालत का आखिरी दांव अभी बाकी था। वर्ष 1980 में मिनर्वा मिल्स का फैसला आया और इस फैसले ने सारी बहस को हमेशा के लिए शांत कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू खुद इस संविधान का मूल ढांचा है। क्या बात है। संसद अदालत से फैसले की समीक्षा करने का अधिकार नहीं छीन सकती।
तो आखिरकार इस लंबी रस्साकशी ने भारत में शक्तियों का एक बेहतरीन संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर बना दिया। बिल्कुल कोई भी एक संस्थान निरंकुश नहीं हो सकते। बिल्कुल। और अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो सोचने वाली बात यह है कि ये मूल ढांचा जिसके दम पर हमारा संविधान आज भी सुरक्षित है, ये संविधान की किसी भी किताब में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। हाँ, ये तो है। ये अदालत द्वारा खोजा गया एक सिद्धांत है। फिर भी ये उस मजबूत नींव की तरह है जो हमारी लोकतांत्रिक इमारत को आज भी अडिग रखे हुए हैं। ये एक जीवित दस्तावेज का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो आज हमने देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मौलिक अधिकारों के बारे में। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी विद आवी को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार। नमस्कार।